एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो लास्ट लेक्चर में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। बहुत इजी टॉपिक था, इसका लिंक आपको आइकन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में लिखा है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस, कि मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने का प्रोसेस है। तो टोटल हम 5 फंक्शंस मैनेजमेंट प्रोसेस में परफॉर्म करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं 5 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग में थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कि कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करना है, ये क्या है? प्लानिंग। जैसे कभी हम घूमने जाते हैं तो घूमने जाने से पहले भी तो सोचते हैं ना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, ये सब क्या है? प्लानिंग है। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ काम करना है तो उसके बारे में भी तो पहले सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो ये है हमारा प्लानिंग फंक्शन। अब सोच लिया क्या करना है, अब उस प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ डिवाइड करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होंगी। जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और ड्यूटीज असाइन कर देंगे कि किसको क्या क्या काम करना है। मतलब कि एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे प्लान के अकॉर्डिंग। चलो, प्लान कर लिया क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया कि कैसे काम होगा। अब उस काम को करने के लिए हमें लोग चाहिए, तो स्टाफिंग फंक्शन में हम उन लोगों को अपॉइंट करेंगे, उन लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा फंक्शन, स्टाफिंग। ठीक है, लोग भी रख लिए काम करने के लिए। अब उन लोगों से काम करवाना है, तो यहाँ पर हो गया हमारा फोर्थ फंक्शन, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करेंगे, लोगों को, जो हमने एम्प्लॉयज स्टाफिंग में रखे थे, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि काम कैसे करना है, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करनी। ये किसका पार्ट हो गया? हमारा सारा डायरेक्टिंग फंक्शन का। ठीक है, प्लान कर लिया, प्लान किया, ऑर्गेनाइज कर ली चीज़ों को, फिर एम्प्लॉयज अपॉइंट कर लिए, काम होना भी शुरू हो गया। अब उस काम के ऊपर चेक भी तो रखोगे, कंट्रोल भी तो करोगे, देखोगे भी ना कि प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो वो आ जाएगा हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमने प्लान बनाया था उस प्लान को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि जो हमने सोचा है एक्चुअल में काम वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 5 फंक्शंस हम मैनेजमेंट प्रोसेस में परफॉर्म करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आज के लेक्चर में हम ब्रीफ में इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सभी फंक्शंस पे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं हमारी बुक में। तो डिटेल में हम चैप्टर वाइज ही डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस फंक्शंस के बारे में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो मूविंग ऑन टू हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन समझते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन समझने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक सेटअप तैयार किया हुआ है, कुछ ब्लॉक्स अरेंज किए हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये ब्लॉक्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। इनका गोल है इस बॉल को नीचे गिराना। अब देखते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ मिलके इस बॉल को नीचे गिरा पाते हैं नहीं। देखते हैं, 1 2 3। चलो भाई, इनका ये गोल तो अचीव हो गया। अभी हम एक और सेटअप करेंगे, फिर उस सेटअप में देखेंगे कि ये अपना गोल अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं। तो हमारा सेकंड सेटअप तैयार है। अब देखते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ अपना गोल अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखें, इनका तो गोल अचीव हुआ ही नहीं। तो चलिए अब हम क्लास में इनका रीज़न समझ लेते हैं कि क्यों ये अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। तो एक्सपेरिमेंट देखा आपने। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 सेटअप किए गए थे, सेटअप 1 एंड सेटअप 2। सेटअप 1 में हमारा गोल इजीली अचीव हो गया, लेकिन सेटअप 2 में हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने सेटअप 1 को ध्यान से देखा हो तो सेटअप 1 में जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनके बीच तालमेल था, उनकी एक्टिविटीज़ आपस में सिंक्रोनाइज थी, जिस वजह से उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया।
लेकिन सेटअप 2 में हमारे एम्प्लॉयज के बीच में तालमेल नहीं था। कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। तो बेसिकली जो सेटअप 1 में एम्प्लॉयज के बीच में तालमेल है उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। कि सेटअप 1 में एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन थी, सिंक्रोनाइजेशन थी उनके एक्टिविटीज में, जिस वजह से उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया। लेकिन सेटअप 2 में एम्प्लॉयज के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जिस वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है? सिंक्रोनाइजेशन है डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में। अगर हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन पढ़े तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है? द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments is known as coordination। वो प्रोसेस जिसमें एक मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज को सिंक कर रहा है, उनके बीच तालमेल बिठा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन करने की हमें ज़रूरत क्या है? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कुछ, सभी जो एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारे एम्प्लॉयज भी सारे क्या काम कर रहे थे? उस बॉल को नीचे गिराने का काम कर रहे थे। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उस बॉल को नीचे गिराना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका भी क्या गोल होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। तो कोऑर्डिनेशन क्रिएट हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे एफर्ट्स हैं उन एफर्ट्स में हम यूनिटी क्रिएट कर सके। जैसे सेटअप 2 में एफर्ट्स तो सभी एम्प्लॉयज लगा रहे थे, लेकिन कोई किस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है। तो जब हम अलग अलग डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएंगे तो क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन से क्या होगा? जो हमारे एफर्ट्स हैं उनके बीच हम यूनिटी क्रिएट कर पाएंगे, एक ही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएंगे, तो जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाएगा। तो और कोऑर्डिनेशन बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे एफर्ट्स में यूनिटी क्रिएट हो सके। और एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे हमारे पास यहाँ पर कितने सारे एम्प्लॉयज थे, अगर यहाँ पर मेरे पास एक ही एम्प्लॉय होता और उसी एम्प्लॉय ने इस बॉल को गिराना होता, तो क्या मुझे तालमेल की, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें कहाँ पर होती है? जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल, एक ग्रुप एक ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन के फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर हमने डिस्कस किया था क्या? कि यूनिटी क्रिएट करता है एफर्ट्स में। दूसरा फीचर क्या हो गया? कि कोऑर्डिनेशन कहाँ पर ज़रूरी होती है, कहाँ पर अप्लाई होती है कोऑर्डिनेशन? जहाँ पर हम ग्रुप एफर्ट्स लगा रहे हैं। ग्रुप एफर्ट्स को कोऑर्डिनेशन क्या करती है? इंटीग्रेट करती है, इकट्ठा कर देती है एक ही डायरेक्शन में। तो दो फीचर्स हो गए हमारे, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन में, और कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स कि सभी ग्रुप के एफर्ट्स को क्या कर देती है? इकट्ठा कर देती है। थर्ड फीचर हमारा क्या होगा कोऑर्डिनेशन का? क्या कोऑर्डिनेशन एक बार कर देंगे और फिर ना करें तो चलेगा? नहीं, कोऑर्डिनेशन हमें कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूसली हमारी सभी एक्टिविटीज़ के बीच में तालमेल होना जरूरी है, तभी हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और फोर्थ फीचर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का क्या मतलब होता है? कि कोऑर्डिनेशन हर जगह, कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें हर जगह होती है, चाहे स्कूल है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इवन कि स्पोर्ट्स में भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। इसका क्या मतलब है? कि कोऑर्डिनेशन किसी भी एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हर एक लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक लेवल पे सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने लेवल पे, अपने अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करें। नेक्स्ट, डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कभी भी खुद से नहीं होती, हमें
कोऑर्डिनेशन को डेलिबरेटली जानबूझ के क्रिएट करना पड़ता है। देखो डेफिनेशन में ही हमें क्या कहा था कि कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है। हो रहा है नहीं कहा, कर रहा है, मतलब कि हम डेलिबरेटली कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन के? सबसे पहले इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स को इकट्ठे करते हैं। सेकेंडली यूनिटी ऑफ एक्शंस, सभी एक्शंस में यूनिटी क्रिएट करते हैं। थर्ड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन। फोर्थ परवेसिव फंक्शन है, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। फिफ्थ सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। एंड लास्ट फीचर है कि कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है, हम जानबूझकर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कभी भी खुद से क्रिएट नहीं होती। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब और कोऑर्डिनेशन के फीचर्स समझ आए सबको? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही अहम हिस्सा है। विदाउट कोऑर्डिनेशन हमारी मैनेजमेंट अच्छी हो ही नहीं सकती और ना ही हमारा गोल अचीव होगा। ये तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जिस वजह से हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में पड़ती है। चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, हर एक फंक्शन में आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। देखो प्लानिंग कर रहे हो, जो प्लान किया है मेन ऑब्जेक्टिव है आपका, उसके रिलेटेड कुछ सब प्लान्स भी बनाओगे कि कैसे काम करना है, कौन कौन क्या क्या करेगा। तो वो जो सब प्लान्स है हमारे, वो भी हमारे मेन प्लान के सिंक्रोनाइजेशन में होने चाहिए, तालमेल में होने चाहिए। तो इसीलिए प्लानिंग करते वक्त भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, वरना हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। उसके बाद स्टाफिंग करते वक्त भी एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखे कि जो वेकेंट पोस्ट है उनके ऊपर केपेबल पर्सन्स ही अपॉइंट करे, ना कि इनकेपेबल। अगर इनकेपेबल पर्सन्स अपॉइंट किए जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्टाफिंग करते वक्त भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट खाली है और उस पोस्ट के लिए किस कैपेबिलिटी का पर्सन हमें चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन में हम एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उन्हें टाइमली मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। तो किस एम्प्लॉय की नीड क्या है, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, इसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें और ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता रहे। लास्ट फंक्शन है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस और को हमारे प्लान के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा प्लान एक्चुअल में अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो कंट्रोलिंग में भी हमारी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि हम सही से चेक करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहा तो तुरंत उसके लिए एक्शन लिए जाए। तो मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, हर एक फंक्शन में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा गया है। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहाँ पर है? सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें काम करने वाले लोग भी उतने ज़्यादा होंगे और सभी लोगों का इंटरेस्ट और नीड्स अलग अलग होती हैं। तो उन इंटरेस्ट और नीड्स को टाइमली पूरा करना ताकि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहें, इसीलिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। तो जितनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें,
इनकरेज्ड रहे। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, जितनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। तो सभी एक्टिविटीज़ में सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है। सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, सभी एक्टिविटीज़ में क्या चाहिए, तालमेल चाहिए। तो इसीलिए जहाँ पर जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, जितनी ज़्यादा फंक्शंस होंगे, वहाँ पर हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं। अब सभी स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को क्या होता है कि वो अपना काम परफेक्शन से करें, जिस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम उनके बीच में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि वो अपनी परफेक्शन को साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें और हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। तो जहाँ पर जितने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग काम करेंगे वहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। लास्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। सभी की एक्टिविटीज़ एक दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो जहाँ पर इंटर रिलेटेडनेस ज़्यादा होगी वहाँ पर कोऑर्डिनेशन और तालमेल भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो जितनी ज़्यादा इंटर रिलेटेडनेस है डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, वहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए सभी एक्टिविटीज़ के बीच। थर्ड, जहाँ स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड लोग काम कर रहे हैं, उनके काम के बीच में भी हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, ताकि वो अपनी स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें। और लास्ट है इंटर रिलेटेडनेस ऑफ डिपार्टमेंट्स। जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेशन ज़्यादा चाहिए। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग डिस्कस किए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सारे टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए। होप आप सभी को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन वाला पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी अपना डाउट पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो अपना डाउट। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।